हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का 5th चैप्टर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। 5th चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं यहां पे आपको। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप सभी के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको आवर्त सारणी पढ़ाई जाएगी और पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो आपकी आवर्त सारणी पे बेस्ड है। अगर आपको आवर्त सारणी अच्छे से समझ में आ गई तो आपको पूरी केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है? तत्वों का वर्गीकरण करना है, मतलब कि उनका क्लासिफिकेशन करना है, उनको हमको बांटना है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। जैसे कि मान लो कोई रूम है, उसमें कॉपीज और बुक्स हैं अलग अलग क्लास की, तो वो अगर ऐसे बिखरी हुई है तो क्या वो अच्छा लगेगा? आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो आप क्या करोगे कि अगर 10th क्लास की जो बुक्स हैं उसको एक साइड रख दोगे और जो 9th क्लास की बुक्स हैं उसको एक साइड रख दोगे, जो तुम्हारी 11th या 12th की बुक्स रहेंगी उसको एक अलग साइड में रख दोगे। तो इस तरीके से उसका क्या कर दोगे? क्लासिफिकेशन कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। उसी तरह हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट थे उस टाइम में, 118 तत्व उस टाइम में खोजे गए थे, जिसमें से जो 94 तत्व थे बच्चों, 94 तत्व वो कैसे थे? प्राकृतिक थे, प्राकृतिक थे। इसके अलावा 24 क्या थे? कृत्रिम थे, मतलब कि उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो ये तत्व आपस में क्या थे? बिखरे हुए थे, तो इनका वर्गीकरण किया गया और इनका वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग केमिस्ट्रियंस आए, रसायनज्ञ आए, जिन्होंने वर्गीकृत किया इसको। अब इन तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है? इसका रीजन ये है बच्चों कि जैसे आप किसी शॉप में चले जाओ, अगर कोई किराना स्टोर है उसमें आप चले जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि जो सोप होगा वो अलग साइड में रखा रहेगा, जो बिस्किट्स होंगे वो अलग साइड में रखे रहेंगे, जो ऑयल्स होंगे वो अलग साइड में रखा रहेगा। मतलब कि हर एक आइटम के लिए अलग अलग वहां पे प्लेसेस बनी है जहां पे उनको अच्छे से रखा जाएगा। ठीक है, और अगर उन्हीं सोप्स में और डिफरेंट टाइप्स हो गए, जैसे कि जो नहाने वाला साबुन है वो अलग आ गया, जो कपड़ा धोने वाला साबुन है वो भी आ गया, तो उनमें भी क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एक साइड में जो नहाने वाला साबुन रहेगा उसको रख दिया जाएगा और एक साइड में जो कपड़ा धोने वाला साबुन रहेगा उसमें रख दिया जाएगा। मतलब कि जितने ढेर सारे वेराइटीज वहां पे आती जाएंगी उतना ज्यादा उसका बेटर तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाएगा, जिससे कि हमको कोई भी चीज ढूंढनी ना पड़े। अगर कोई हमसे साबुन मांगता है, जिस टाइप का साबुन मांगता है, जो साबुन मांगता है, जिस कंपनी का साबुन मांगता है, वो जाके हम वहां से उठाएं और कस्टमर को दे दें, तो इसमें क्या होगी? आसानी होगी। उसी तरीके से एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, जो तत्वों का वर्गीकरण है, वो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका वर्गीकरण करने से हमको एलिमेंट्स की जो स्टडीज करनी रहेगी वो आसान हो जाएगी। मतलब जो हम तत्वों के गुणों का अध्ययन करेंगे वो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, जब हम इन तत्वों को वर्गीकृत कर देंगे। तो ये कारण है तत्वों को वर्गीकृत करने का। इतनी बात आपको क्लियर है? इसके बाद एक केमिस्ट्रियन आए जर्मन रसायनज्ञ आए। कौन? रसायनज्ञ। क्या नाम था बच्चों? वुल्फगांग डोबेराइनर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले यही आए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया उसको भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है,
बच्चों इन्होंने किस तरीके से तत्वों को वर्गीकृत किया, इन्होंने तीन तीन का समूह बनाया, तीन तीन का ग्रुप बनाया, और तीन तीन का ग्रुप बनाने की वजह से उसको क्या बोला, इन्होंने त्रिक बोला। तो उसका नाम क्या बढ़ गया, डोबेराइनर के त्रिक। ठीक है, वैसे इसको त्रिक बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इनके लिए। ठीक है, इसको हम संदूक में बंद कर दे रहे हैं, ये भागने नहीं पाएगा। ठीक है, डोबेराइनर के त्रिक। त्रिक क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, और उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया बच्चों, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में उन्होंने क्लासिफाई किया, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में, एक ग्रुप में जो त्रिक था उसमें वही एलिमेंट इन्होंने रखा जिनके रासायनिक गुण क्या थे, सेम थे, और उनको कैसे रखा, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के क्रम में। ठीक है, और इन्होंने बताया कि पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का औसत होगा, क्या होगा, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो औसत होगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई इन्होंने बच्चों, क्या क्या किया, सबसे पहले इन्होंने तीन तीन का ग्रुप बनाया जिसको त्रिक बोला गया, और इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को वर्गीकृत किया। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह हो गई कि इन्होंने इस त्रिक में उन्हीं तत्वों को रखा जिनके रासायनिक गुण आपस में क्या थे, सेम थे, समान थे। चौथी बात इन्होंने ये बताई कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, एक इनका त्रिक उठा लेते हैं, उससे बेटर तरीके से समझ में आएगा। इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा, मतलब कि तीन का ग्रुप बनाया, तीन एलिमेंट्स का, उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा। ये क्या है, लिथियम, ये है सोडियम, और ये है पोटेशियम। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इन्हीं तीन का ग्रुप क्यों बनाया उन्होंने, किसी और एलिमेंट, किसी और तत्व को इसमें क्यों नहीं रख दिया। उसका भी रीजन आपको मैंने बताया बच्चों कि उन्हीं तीन तत्वों को त्रिक में इन्होंने रखा जिनके रासायनिक गुण आपस में मिलजुल रहे थे। इनके रासायनिक गुण मिलजुल रहे हैं बच्चों। पहला रासायनिक गुण इनका क्या है कि ये सभी क्या हैं, सभी धातु हैं, है कि नहीं। लिथियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, और पोटेशियम भी धातु है। दूसरा रासायनिक गुण क्या है कि ये धातुएं जो हैं वो जब भी जल से क्रिया करती हैं, H2O से क्रिया करती हैं, तो ये क्या बनाती हैं बच्चों, एल्कली बनाती हैं, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती हैं बच्चों। सारी की सारी ये धातुएं तीनों जो हैं यहां पे, वो तीनों वाटर से रिएक्शन करके, पानी से अभिक्रिया करके एल्कली बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, तीनों। तो दो प्रॉपर्टीज, दो इनके रासायनिक गुण सेम हो गए। तीसरा इनका जो रासायनिक गुण यहां पे सेम था वो क्या था कि सभी तत्वों की संयोजकता एक है। सभी तत्वों की संयोजकता एक है बच्चों। लिथियम की भी संयोजकता एक होती है, सोडियम की भी एक होती है, और पोटेशियम की भी एक होती है, ये आपको पता है। ठीक है, तो बच्चों ये रासायनिक गुण इनके समान थे, सभी धातुएं हैं, और ये धातुएं जल से अभिक्रिया करके एल्कली और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, सभी की सभी तीनों
और तीनों तत्वों की जो संयोजकता है वो क्या होती है, एक होती है। तो ये बात हो गई। इसके बाद बच्चों इन्होंने क्या बताया कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा गया। लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बच्चों, 7 होता है, और सोडियम का जो होता है वो 23 होता है, और पोटेशियम का जो होता है वो कितना होता है, 39 होता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में है कि नहीं है, 7 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 39। ठीक है, बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान का क्रम यहां पे आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद बच्चों अगला स्टेप क्या बताया कि पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का औसत अगर निकालेंगे तो दूसरे के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आएगा। उसको भी यहां पे सेटिस्फाई कर लेते हैं। पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकाल लो आप। औसत, पहले का कितना परमाणु द्रव्यमान है, 7 है, और तीसरे का कितना है, 39 है, और औसत का मतलब 2 से भाग दे देंगे यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 46/2, और ये कितना आ जाएगा 23। तो यहां पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों कि पहले और तीसरे का जो परमाणु द्रव्यमान का औसत आ रहा है वो दूसरे के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ रहा है। ठीक है, एक आध और अगर ट्रिक आपको लेना है तो और ले सकते हो। एक दूसरा ट्रिक यहां पे ले लेता हूं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। ठीक है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना होता है, 40, इसका होता है 88, और इसका होता है 137। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान का क्रम आपको तो दिख रहा है, 40, 88, 137, ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है, इसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि इनके रासायनिक गुण भी सेम होने चाहिए। क्या सेम है बच्चों, ये सभी क्या हैं, ये भी सभी धातुएं हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है बच्चों कि इन सभी धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है बच्चों, इन सभी तत्वों की मतलब इन तीनों तत्वों की जो संयोजकता होती है वो कितनी होगी बच्चों, संयोजकता इनकी 2 होती है। इन तीनों तत्वों के जो रासायनिक गुण है वो आपस में समान है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, रासायनिक गुण भी सेम हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत आएगा वो दूसरे के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिक में आ जाएगा हमारा, मतलब कि डोबे-राइनर का त्रिक में आ जाएगा, हमारा त्रिक में नहीं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं पहले और तीसरे का परमाणु द्रव्यमान, यहां पे औसत निकाल लेते हैं बच्चों। औसत बराबर पहले का कितना है, 40 है, और तीसरे का कितना है, 137 है, 2 से भाग कर दो, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 177 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे एक बचेगा, फिर 2 अट्ठे 16.5 आ जाएगा, 88.5। बच्चों ये देखिए यहां पे कि दोनों का जो औसत आ रहा है परमाणु द्रव्यमान का वो क्या आ रहा है, दूसरे वाले के बराबर ही आ रहा है। 88 और 88.5 में कितना ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है। तो ये इसके बराबर आ रहा है, मतलब कि ये भी क्या है, ये भी डोबे-राइनर का त्रिक है बच्चों। तो यहां तक तो इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण एकदम बेटर तरीके से चलता रहा। लेकिन बाद में कुछ तत्व ऐसे आए बच्चों जो कि इन्हीं की तरह केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, मतलब इन्हीं की तरह उनका रासायनिक गुण था। लेकिन अब ये रखें तो कहां रखें, इन्होंने तो पहले ही अपना त्रिक वाला सिद्धांत दे दिया। त्रिक का मतलब 3 ही की जगह वहां पे रखी, तो इस वजह से ये क्या हुए, ये यहां पे फेल हो गए। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, कमी थी, डीमेरिट्स था। क्या कमी था कि इन्होंने त्रिक की बात करी, मतलब एक ग्रुप में 3 ही एलिमेंट को रखा, लेकिन बाद में जब देखा गया जो तत्व हमारे पास
जानकारी में थे उन तत्वों में इनके अलावा कुछ और इन्हीं की तरह रासायनिक गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व मिले जिनको ये इसमें नहीं रख सकते क्योंकि इन्होंने त्रिक वाला सिद्धांत दे दिया था। तो इस वजह से इनका ये त्रिक वाला सिद्धांत क्या हुआ बच्चों, फेल हो गया। मतलब कि यहां पे जाके डोबेराइनर क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है बच्चों।